हेलो फ्रेंड्स, आई एम पृथ्वीराज सिंह और आप देख रहे हैं एमेच्योर फिजिसिस्ट। तो आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू बिगनिंग को, विच इज फोर्स एंड एक्सेलरेशन। आपने मोशन कवर कर लिया है और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप सर्च करें एमेच्योर फिजिसिस्ट मोशन। तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं और एक लास्ट में एक वन शॉट मोशन क्लास 9 भी है, जिसमें ओनली 1 आवर में मैंने पूरे लेक्चर को एवरीथिंग डिस्कस करके कंप्लीट किया है। तो चलिए गाइस, आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि हम इस सेशन में जानने वाले हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स क्यों होता है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं और व्हाट वेयर द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ गैलीलियो गैली विच मेक द वर्ल्ड बिलीव टू ब्रेक अ कॉमन बिलीफ बिफोर हिज टाइम। ओके, तो वो एक सीक्रेट है, इसलिए मैंने उसे रिवील नहीं किया है। बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्रेट है जो आपको जानने में बहुत ही मजा आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। बस उससे पहले एक छोटा सा गेम खेलेंगे। जैसे सपोज अगर मैंने आपको एकदम अच्छे से ये चैप्टर समझा दिया तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा, लाइक करना होगा इस वीडियो को। और अगर मैंने आपको नहीं समझा पाया, मैं आपको नहीं समझा पाया अच्छे से, जैसी आपकी नीड थी या फिर आपको कुछ भी डाउट रह गया, तो आप डिसलाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं फिर भी अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा डेयर है। सो लेट्स बिगिन दिस गेम और इस सेशन को भी। सो फर्स्टली, व्हाट इज फोर्स? तो सबसे पहले हम जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट पे। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है, आपको घर से मार्केट जाना है, तो कार पार्क्ड है, उसकी वेलोसिटी 0 है, वो एक रेस्ट पे है। बट आपने कार को निकाला, यानी वो कार जब चलना शुरू करेगा तो वो मोशन में आ गया, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। पहले उसकी वेलोसिटी थी 0 और अब उसकी वेलोसिटी है v, मतलब कुछ अलग v जिसकी कुछ वैल्यू हो, सपोज 10। अब उसके बाद जैसे ही आप मेन मार्केट पे पहुंचे, वहां पर भीड़ कम थी, तो आपने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी फास्ट चला लूं। तो आपने इसे इंक्रीज करके कर लिया 25। सो दैट मीन्स यू आर एक्सेलरेटिंग योर मोशन। एम आई करेक्ट? दैट मीन्स यू आर एक्सेलरेटिंग योर मोशन, you are changing your speed. But why? And what is the reason behind this? How can you change your speed? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो लोग अक्सर डिस्कस नहीं करते हैं। तो आपने अपनी स्पीड को कैसे चेंज किया? हैव यू एनी आंसर? नो। सो ओके, सो द रीजन बिहाइंड दिस इज फोर्स। फोर्स कुछ नहीं था अभी तक, बस हमने नोट किया कि कोई भी बॉडी एक्सेलरेशन कर रही है तो इसके पीछे एक वजह है, इसके पीछे कुछ तो है, कोई पावर, कोई एनर्जी, कुछ तो है। तो उसका नाम हमने रखा फोर्स। तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे, तो मैं एक बहुत ही अच्छे से डिफिनीशन देता हूं जो आपको और समझने में फोर्स को हेल्प करेगा। जैसे force is that cause which produces acceleration in the object on which it acts। आपने अभी तक डिफिनेशन अगर पढ़ी होगी तो जनरली हम डिफिनेशन देते हैं अ पुश और पुल, जस्ट लाइक दैट। बट ये डिफिनेशन आप देख सकते हैं एक बहुत ही साइंटिफिकली बेस्ड है और फोर्स के एग्जिस्टेंस पर बेस्ड है। यानी अगर एक्सेलरेशन ना हो तो फोर्स कुछ नहीं है, फोर्स कुछ नहीं है, फोर्स इज नथिंग। देयर इज नो फोर्स व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन। नोट इट। ओके, सो क्या हम कह रहे हैं डिफिनेशन में? फोर्स इज दैट कॉज, force is the reason behind the acceleration which is produced in the object। जिस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। the object on which it acts,
किसी और ऑब्जेक्ट पे नहीं, जिस पे एक्सेलरेशन हुआ, जिसमें उसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स है। जिस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है उसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है। ओके, यहां तक क्लियर है आई थिंक। तो हम इसे वाइप करते हैं और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि फोर्स और क्या क्या कर सकती है। अब आपको यह बात पता चल चुकी है कि फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन एक्सेलरेशन, इस डिफिनेशन से भी और मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए उनसे भी आपको अब पता चल चुका है कि फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन। ओके, क्लियर? सो वी विल से हियर एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है? चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, यानी वेलोसिटी कैसे चेंज होती है? तो आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान से पकड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन मींस पर यूनिट टाइम, अभी उसको रहने देते हैं। अब वेलोसिटी चेंज कैसे होगी? तो या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन, या तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। जैसे आप जो मार्केट जा रहे थे, आप ईस्ट में जा रहे थे, सपोज आपने कार टर्न कर ली लेफ्ट की तरफ और आप अब जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ। तो ये डायरेक्शन चेंज आप करेंगे सेम वेलोसिटी के साथ भी, मतलब अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है। सपोज आपने जब टर्न लिया, टर्न लेने से पहले भी 25 पर चला रहे थे, टर्न लेने के बाद भी 25 के स्पीड पे चला रहे थे, लेकिन आपने तो टर्न लिया यानी डायरेक्शन चेंज किया, तो वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी चेंज हुई मतलब एक्सेलरेशन चेंज हुआ, मतलब सॉरी एक्सेलरेशन हुआ। और अगर एक्सेलरेशन हुआ तो फोर्स तो होगा ही। तो ये आपको पता चला। अब मैग्नीट्यूड अगर चेंज हुआ वो तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन चेंज हुआ, और दोनों भी चेंज हो सकता है। ऐसा है कि आप टर्निंग पर अपनी कार को स्लो कर सकते हैं। आपने टर्निंग पर 20 कर लिया तो वो मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ और डायरेक्शन भी चेंज हो गया। सो एक्सेलरेशन हुआ और फोर्स हुआ कॉन्सिक्वेंटली। तो अब हम इजीली फोर्स के इफेक्ट्स पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे इफेक्ट नंबर 1, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। ओके, तो फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट भी लिख देता हूं, फ्रॉम रेस्ट। सो यू कैन सी हियर दिस इज एक्सेलरेशन, रेस्ट में है, मोशन में लाना है। सो मैंने ये डिस्कस कर लिया है। अब सेकेंड वन इज यू कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। फोर्स, ये भी मैं एक एग्जांपल देता हूं बहुत ही अच्छा। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन। ओके, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन, ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्लियर है? अब एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद एक थर्ड इफेक्ट भी है वो मैं आपको बताता हूं। तो क्रिकेट किसको किसको पसंद है? लगभग सबको पसंद है ना? तो सपोज एक बैटर है, वो बैटिंग कर रहा है। और एक जनरल नॉलेज की बात, इस आईसीसी वर्ल्ड कप के बाद से हम बैटिंग करने वाले को बैट्समैन नहीं बोलते हैं, बैटर कहते हैं। क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा मेंस क्रिकेट का एक्सपोजर है, लगभग उतना ही वुमेन्स क्रिकेट का भी एक्सपोजर है। तो बैट्समैन होता है, पहले हम कहते थे। तो वो तो अब गलत है, क्योंकि बोथ हैव इक्वल राइट्स टू प्ले क्रिकेट एंड बोथ कैन एंजॉय इट टू। सो वी से बैटर। ओके, सो बैटर इज देयर, बॉलर इज कमिंग एंड ही विल थ्रो द बॉल, डिलीवर द बॉल। तब क्या होगा, जब बॉल आ रही है तो उसकी अलग स्पीड है, वो आपको पता है कि वो भी मेजर की जाती है। जैसे हम कहते हैं आईपीएल में उमरान मलिक कितने स्पीड में बॉलिंग कर रहे थे, 150 भी क्रॉस किया था उन्होंने। तो वो स्पीड हम मेजर करते हैं। सपोज 150 की बॉल आ रही है,
किलोमीटर पर आवर और माइल पर आवर। ओके, बॉल आ रही है, आपने उसे हिट किया। अब हिट किया तो आपने उस बॉल के मोशन की डायरेक्शन चेंज की। बॉल आ रहा था, सपोज देखो ये है बॉल, बॉल आ रहा है, आपने उसको इधर खेला और ये तो नीचे ही गिर गया, जस्ट अ मिनट। ठीक है, बॉल आया, आपने इसको हिट किया, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हुआ। डायरेक्शन चेंज हुआ इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई इसका मतलब है एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन हुआ मतलब फोर्स लगा, मतलब यहां पर बैट्समैन ने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा दिया। ठीक है, और हो सकता है या हो सकता है कि मैंने इस बॉल को और ज्यादा स्पीड दे दी हो या फिर हल्का सा टच किया हो सकता है कि नहीं। तो वही मैं कह रहा हूं, चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, बोथ कैन हैपन। फ्रिक्शनल फोर्स आप देख सकते हैं, तो वो उसको रोकता है, स्टॉप कर देता है। बट आपको एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना बताना चाहूंगा यहां पर, जब व्हीकल्स की बात आती है तो जब तक रोड व्हीकल पे फ्रिक्शन नहीं लगाएगा पीछे की तरफ, तब तक कार आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए आप देखिएगा स्लिपरी सरफेसेस पर, मड में जहां पर फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, तो कार फंस सकती है, वहां पे फंस जाती है कार आगे नहीं मूव कर पाती। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है और कार है, तो कार इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी आगे बढ़ने के लिए, और फ्रिक्शन इसको आगे की तरफ फोर्स बढ़ाएगा। तो आगे बढ़ाने वाला फोर्स किसने दिया? फ्रिक्शन ने दिया, रोड ने दिया, सरफेस ने दिया। तो फ्रिक्शन के कारण ही कार आगे बढ़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इस चीज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, उनको भी बहुत अमेजिंग लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही हमारा जनरल बिलीफ है कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस, सॉरी फ्रिक्शन ऑलवेज फ्रिक्शन ऑलवेज स्टॉप्स द मोशन, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। अब थर्ड वन इज, take a ball between your hand and squeeze it, okay, smiley ball, then you will see that that ball has changed its shape. So we can say force can change the shape of the object. Force can change the shape of the object. All the three effects are completed. Now we will discuss something important like resultant force. अभी तक मजा आ रहा है? ओके, ऐसे ही आना चाहिए। पढ़ने में क्या होता है ना, देखिए आप पढ़िएगा तो हमें बहुत अलग अलग चीजें पता चलती हैं। जैसे अभी आपको पता चला फ्रिक्शन कैन मूव अ कार, मूव अ व्हीकल। सो कुछ नया जानने का तो सबको मन करता है, तभी तो आप देखिएगा फैक्ट्स चैनल जो होते हैं यूट्यूब पर, उनके सब्सक्राइबर्स, मतलब जो अच्छे फैक्ट्स चैनल होते हैं उनके सब्सक्राइबर्स बहुत होते हैं, क्योंकि कुछ नया जानना सबको पसंद है। इट इज ये मनुष्य का गुण है, एबिलिटी है कि वो कुछ नया जाने। सो लेट्स स्टार्ट रिजल्टेंट फोर्स। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ओके, एक अलमीरा है या फिर आप उसे कबर्ड भी कह सकते हैं। ओके ओके, ये है कप बोर्ड। क्लियर? अब अगर आपने अपना नया घर बना लिया है या फिर आपने कहीं फ्लैट ले लिया है, तो आपको अपने घर के सामान को शिफ्ट करना पड़ेगा। सो इस कबर्ड को अब हम नए घर में शिफ्ट करने वाले हैं। तो आप अकेले हैं, यहाँ पर आपको लगा कि ये तो मैं अकेले ही पुश कर लूँगा, मगर जब आप पुश करने गए तो आपको पता चला कि नहीं, ये तो अकेले की बात नहीं है, इसमें तो बहुत ताकत लगेगी। लेकिन फिर आपने जब अपने नेबर्स को बुला लिया, सबने आपकी प्रॉपर हेल्प की, तब तीनों के फोर्स को मिला के
सपोज इसने लगाया F1, इसने लगाया F2, इसने F से मैं फोर्स को डिनोट करना चाह रहा हूं, ओके, F3। तो कबर्ड पे इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगी? ऑब्वियसली F1 प्लस F2 प्लस F3। अब अगर मेरे फ्रेंड हो ग्रेट खली, तो मुझे तो खुद भी करने की जरूरत नहीं है, वो अकेले आएंगे और मेरा वाइपर ये अभी आप यहां पे देखिए, अब आएंगे ग्रेट खली। सॉरी फॉर द ड्राइंग। और ये इसे अकेले एक फोर्स में पुश कर देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही, इसका मतलब हुआ कि ये एक नेट फोर्स लगा, नेट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स भी कह सकते हैं, जैसे एक अच्छा नाम है रिजल्टेंट फोर्स। ये एक ही फोर्स, सिंगल फोर्स इस कबर्ड पे एक्ट किया, जिसने बहुत सारे इंडिविजुअल फोर्सेस को इक्वेट कर सकता था, मतलब जिसके इक्वल था। सो आई एम राइटिंग F2 प्लस F3। ये समझ में आया? खली जी ने अकेले इतना फोर्स लगा दिया कि ये तीनों जो मिल के लगा रहे थे उसके इक्वल, तो कबर्ड को उन्होंने अकेले हिला दिया। तो वो फोर्स है। अब फोर्स लगाने वाला कोई भी हो, अब वो मैटर नहीं करता। तो अब आपको बस उतना फोर्स लगाना है कि आपका काम हो जाए। तो वो छोटे छोटे बहुत सारे फोर्स लगा रहे थे, अब आपने एक बड़ा सा फोर्स लगाया। तो हम कह सकते हैं कि ये बड़ा सा फोर्स इज इक्वल टू F1 F2 F3, बहुत सारे फोर्स का सम। सो दैट इज कॉल्ड, तो ये वाला फोर्स जो है हमारा, ये बड़ा वाला फोर्स जो उन्होंने लगाया, ये है रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। ओके, तो अब मैं इसे वाइप करता हूं। इसका डिफिनीशन भी कुछ ऐसा ही रहता है, जैसे इफ अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन सेम एज सम इंडिविजुअल फोर्सेस डू, देन that single force is known as resultant force. तो I don't think so you can write that. जो मैंने कहा वो आप लिख सकते हैं, इसको, इस डिफिनेशन को लिखने की जरूरत मुझे नहीं लगी। रिजल्टेंट फोर्स आपको अच्छे से पता चल गया। मगर एक बात और है कि ये जो फोर्स है, पहले मैं उसकी यूनिट बता देता हूं। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? अभी तक हमने फोर्स का नहीं पता किया है फॉर्मूला, तो यूनिट आपको अभी के लिए बस याद कर लीजिए। हम जब अगले वीडियोस में फॉर्मूला डिराइव करेंगे फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तब मैं आपको क्लियरली बताऊंगा और डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि न्यूटन क्या होता है। सो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि SI यूनिट इज न्यूटन, और इसे हम N से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब एक सिंपल सी बात, एक बॉक्स है, मैं आपको बता रहा हूं कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। ये क्या है? ये एक टेबल है। किसी ने इस बॉक्स को इधर धक्का दिया, मतलब इस साइड से उधर धक्का दिया 5 न्यूटन से। न्यूटन को रहने दीजिए, समझने की अभी जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड पे ध्यान देते हैं, ठीक है? मतलब 5 न्यूटन से। और इधर से किसी ने इसे धक्का दिया 3 न्यूटन से, कि मैं तुम्हें आज ये बक्सा घसकाने नहीं दूंगा, तो आप उधर से करिए और मैं इधर से इस बॉक्स को पुश करूंगा। तो 3 न्यूटन से इतना ही दम लगा पाया। तो आप देख सकते हैं कि 3 न्यूटन फोर्स को तो ये कैंसिल कर देगा। बॉक्स पे अब कितना फोर्स लगेगा, जो कि रिजल्टेंट है, जो कि नेट फोर्स है। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू नो इट। कैसे? क्योंकि सपोज फोर्स डायरेक्शन चेंज करती है, मतलब फोर्स को डायरेक्शन से भी लेना देना है
और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी है। आप यहाँ ही देख सकते हैं, इसी एग्जांपल में मैंने कहा 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो किसी भी डायरेक्शन में 5 न्यूटन लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। तो इधर लगा रहे हैं इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, सो वी मीन इट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में आपको पता है, अगर मैं इस साइड को पॉजिटिव ले लूंगा तो मुझे इस साइड को निगेटिव लेना पड़ेगा। दो डायरेक्शन है अपोजिट, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो इस पे टोटल लगा 5 न्यूटन प्लस, मैंने क्या बताया है आपको, सारी इंडिविजुअल फोर्सेस को सम कर देना है, ऐड करना है, सम करना है, कह सकते हैं। लेकिन बस साइन का ध्यान रखना है। जैसे 5 न्यूटन प्लस में था तो मैंने 5 न्यूटन को प्लस में लिया, और मैं इसको ऐड करूंगा -3 के साथ, क्योंकि ये -3 है, माइनस डायरेक्शन में जा रहा था। अब आप देखेंगे 5 न्यूटन प्लस माइनस माइनस 3 न्यूटन इज इक्वल टू 2 न्यूटन। इन विच डायरेक्शन? इन दिस डायरेक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन लग रहा था। जिधर बड़ा फोर्स लग रहा होता है, कंपैरेटिवली लार्जर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा, उसी डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। क्लियर? अभी के लिए तो ये वाला कॉन्सेप्ट काम का है, ओके। बाद में बहुत ही एंगल, जैसे आपको बोलेगा 60 डिग्री से फोर्स लग रहा है, 80 डिग्री से फोर्स लग रहा है, तो वो केस अलग है। तो यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि जिधर लार्जर फोर्स है उधर ही आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा। अब उसके बाद बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारे सिलेबस में। वैसे मैं तो कहता हूं जब हम पढ़ रहे हो तो सिलेबस को भूल जाना चाहिए और जितना जान सके उतना जान लेना चाहिए, ठीक है। सो बैलेंस्ड फोर्स फर्स्ट, वही सेम एग्जांपल लेते हैं। जो टेबल था उसके ऊपर एक बॉक्स था, दिख रहा है। इस साइड हमने लगाया 5 न्यूटन, लेकिन अगली बार अगला बंदा भी खा पी के आया, उसके पास भी अब पावर है, तो उसने भी इस डायरेक्शन में लगा दिया 5 न्यूटन। ओके, इधर 5 न्यूटन लग रहा है और उधर भी 5 न्यूटन लग रहा है। दोनों साइड इक्वल फोर्सेस हैं बट अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? सो दिस इज बैलेंस्ड। हाउ? अब आप देखेंगे कि इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है। रिजल्टेंट फोर्स आपको पता है, सिंपली आपने 5 न्यूटन प्लस माइनस 5 न्यूटन कर देना है। इसको अगर पॉजिटिव लेंगे तो इसको निगेटिव लेना है, इसको अगर पॉजिटिव लेंगे तो इसको निगेटिव लेना है। किसी को भी ले सकते हैं, ये आपका मन, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपका मन। बट किसी एक को पॉजिटिव अगर आपने ले लिया तो दूसरे को निगेटिव लेना ही पड़ेगा। तो पॉजिटिव 5 न्यूटन प्लस निगेटिव 5 न्यूटन विच विल इक्वल टू -5 न्यूटन विच इज 0। यानी कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, फोर्स नहीं लग रहा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी, क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट में है, इसको एक्सेलरेशन की जरूरत है मूव करने के लिए। सो हाउ इज दैट? सो अगर रिजल्टेंट फोर्स आ गया 0, तो वो जितने भी फोर्सेस हैं हम कहेंगे दे आर बैलेंस्ड टू ईच अदर। क्या कहेंगे? दे आर बैलेंस्ड टू ईच अदर, ईच अदर। क्लियर है? और इसका अपोजिट होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे अगर इधर मैं लगाता 3 न्यूटन तो रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आएगी। आप देख सकते हैं यहां तो माइनस में आ जाएगी। कैसे? देखते हैं, जस्ट अ मिनट। देखिए 3 न्यूटन प्लस में है, उधर तो माइनस है, तो प्लस -5 न्यूटन। ओके, कभी भी ये वाला प्रोसेस मिस नहीं करिएगा। जैसे आपको पता है प्लस माइनस माइनस होगा तो 3 - 5 डायरेक्ट मत लिखिएगा, क्योंकि कभी कभी जल्दी में आप इस पे कंफ्यूज हो सकते हैं और आपका आंसर गलत आ सकता है। क्योंकि हो सकता है कि वहां माइनस ना करना पड़े, यहां पर रियली में माइनस हो तो ये प्लस हो सकता था। ओके, छोड़िए वो सब। 3 - 5 न्यूटन विच इज इक्वल टू -2 न्यूटन। एम आई क्लियर टू यू? तो कुछ ना कुछ तो लग रहा है। अब -2 है तो ये मत समझिएगा कि 0 से कम है। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज अ वेरी अमेजिंग फैक्ट। अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा। 0 से कम नहीं है ये -2, क्योंकि ये -2 रियली में है ही नहीं।
-2 तो सच में कम होता है 0 से, मगर ये -2 रियली में है ही नहीं, ये है ओनली 2 न्यूटन। और फिजिक्स में फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, फिजिक्स में साइंस, यानी साइंस मीन्स पॉजिटिव एंड निगेटिव साइंस, ये तभी लगाए जाते हैं एकमात्र ओनली एंड ओनली फॉर डायरेक्शन, ओनली एंड ओनली फॉर डायरेक्शन, नॉट फॉर एनी अदर पर्पसेस। जैसे -2 लगा के मैं ये नहीं दर्शाना चाहता हूं कि ये 0 से छोटा है, ये तो है 2 न्यूटन ही। माइनस से मेरा मतलब है कि इस डायरेक्शन में लगेगा, माइनस वाले डायरेक्शन में 2 न्यूटन लगेगा, और 2 न्यूटन 0 से ज्यादा होता है। आई एम श्योर आई एम क्लियर टू यू। ओके, -2 न्यूटन यानी सपोज, अब तो आप समझ ही गए, फोर्स है यानी एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो बॉडी मूव करेगी। तो जब भी रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं हुआ, जब भी रिजल्टेंट फोर्स is not equal to 0 then it is unbalanced, ये आप लिख सकते हैं। और जब भी रिजल्टेंट फोर्स is equal to 0 it is balanced। okay, I hope I am making you understand it. Now we will discuss about various types of force। तो जैसे हम बहुत पहले पढ़ते थे बहुत सारे फोर्सेस के बारे में अलग अलग, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब स्टिंग फोर्स अलग अलग है। तो यहाँ पर अलग अलग डिस्कस करने का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप अब 9th में आ चुके हैं और कुछ चीज़ें सिंपलर भी हुई हैं। ऑलवेज थिंग्स आगे बढ़ते वक्त, एडवांस होते वक्त कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, कुछ चीज़ें सिंपल भी हो जाती हैं। जैसे योर फर्स्ट टाइप इज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, तो सपोज मैं अभी अपने इस बोर्ड को पुश कर रहा हूं टुवर्ड्स द वॉल, पुश कर रहा हूं, तो ये कांटेक्ट किया मैंने, फिर मैं पुश कर रहा हूं। या फिर अगर आपकी कार खराब हो गई है तो आप कार को टच करेंगे फिर पुश करेंगे। अगर आप रेसलिंग कर रहे हैं तो आप अपने पार्टनर का हाथ पकड़ेंगे तब पुश करेंगे। तो यहां पर कांटेक्ट है तब फोर्स है, तब मूवमेंट है, तब एक्सेलरेशन है। सबसे पहले क्या है? कांटेक्ट। तो जैसे मैं आपको बता सकता हूं फ्रिक्शन, इसका तो बस एग्जांपल ही चाहिए। कांटेक्ट फोर्स मतलब जब फिजिकल कांटेक्ट हो। क्लियर है? इसका क्या डिफिनेशन चाहिए आपको? फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स को फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड। फ्रिक्शन और मस्कुलर फोर्स पढ़ते हैं आप, मस्कुलर फोर्स एक्सेट्रा। क्लियर? ज्यादातर चीजें मस्कुलर फोर्स ही है, जितना मैंने आपको एग्जांपल दिया लगभग सब मस्कुलर फोर्स ही है, और जो बचा वो फ्रिक्शनल फोर्स है। और भी कुछ फोर्सेस होंगे तो वो डिस्कस करने की उतनी जरूरत नहीं है। तो सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कुछ फोर्सेस के बारे में हम अलग से भी पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से मेरा मतलब है नॉन कॉन्टैक्ट यानी जिससे आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हो, जिससे आपका फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो। जैसे सपोज आपने तपस्या की, आपको उड़ने की पावर मिल गई, तो आप उड़ रहे हैं अभी आसमान में, एकदम हवा में, आपके पैर जमीन पर नहीं है, फिर भी अर्थ आपको नीचे अट्रैक्ट करेगा। दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और सिंपली वी कैन राइट इट ग्रेविटी। मतलब जैसे आपने बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल जमीन में तो टच नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, लेकिन क्यों नीचे आई? क्योंकि विदाउट कांटेक्ट भी अर्थ उस पर फोर्स लगा रही थी। ठीक है, ग्रेविटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक ध्यान रखिए, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव है, वो बिना कांटेक्ट में आई ही पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है और निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सकता है, और बिना कांटेक्ट में आई ही निगेटिव निगेटिव रिपेल कर सकते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक, वो मैं चार्जेस की बात कर रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मैग्नेटिक फोर्स भी, मैग्नेटिक फोर्स अब हम लिखेंगे, वो आपको पता है, ETC एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसमें हमें चिंता नहीं करनी है। अब आएगा मेरा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन के बारे में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है।
जो शायद आपको पता हो, शायद नहीं। अगर आप ध्यान से सोचें तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि बैलेंस्ड फोर्स, अगर फ्रिक्शन का मतलब मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, ठीक है, तो क्या अगर मैं 3 न्यूटन लगाऊं, कम फोर्स लगाऊं, तो ऑब्जेक्ट उल्टे दिशा में चला जाना चाहिए। मतलब सपोज एक टेबल है, ब्लॉक है, ये सरफेस है हमारा सरफेस ऑफ कांटेक्ट। क्या है? सरफेस ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? अब ये अगर मैं इस डायरेक्शन में इसे पुश करूं, उस डायरेक्शन में पुश करूं, ये इधर इस साइड, और वो होगा मेरा 3 न्यूटन से। और सपोज मैंने मान लिया है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है, तो आपको पता है अपोजिट लगता है, तो ये मैं लगा रहा हूं उस साइड। पता है जब प्रैक्टिकली आप फोर्स नहीं भी लगा रहे हैं, फिर भी आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट मूव करे ना करे, पर आप जब लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी फ्रिक्शन आपको अपोज करता है। तो 3 न्यूटन लगा और इसकी वैल्यू तो है 5 न्यूटन, यानी ये ब्लॉक को इस डायरेक्शन में सरफेस ऑफ कांटेक्ट, जहां पर वो कांटेक्ट है वो उसको पैरेलल है। आप देख सकते हैं सरफेस ऑफ कांटेक्ट के पैरेलल में फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। फ्रिक्शन is parallel to the surface of contact। ठीक है, इस साइड लग रही है और ये है 5 न्यूटन, जैसा कि आपको पता है। तो ये तो अनबैलेंस्ड फोर्स है, अपोजिट है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 3 न्यूटन अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूं तो इसे निगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस 5 न्यूटन। तो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2 न्यूटन। -2 न्यूटन से मेरा मतलब है, आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं, इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन। तो क्या ब्लॉक को मैं इधर पुश कर रहा हूं तो ब्लॉक उधर चली जाएगी? ये तो मैजिक हो गया यार। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि फ्रिक्शन की जो मैग्नीट्यूड है वो सेल्फ एडजस्टेबल होती है। क्या होती है? सेल्फ एडजस्टेबल। आज तो बहुत कुछ जानने को मिला आपको। सेल्फ एडजस्टेबल मेरा मतलब है कि अगर आप 3 लगा रहे हैं तो वो भी उधर से 3 ही लगाएगी फ्रिक्शन। वो लगाएगी से आपका क्या मतलब है? फ्रिक्शन लगाएगी और क्या? तो फ्रिक्शन 3 न्यूटन लगाएगी, तो वो बैलेंस करके ही छोड़ेगी जितना उसके पास पावर है उतना तक। बस हाँ, एक मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन का, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। अगर वो है मानो 5 न्यूटन, तो आप 5 न्यूटन से स्मॉल मस्कुलर फोर्स इस डायरेक्शन में कितना भी लगा लो, आपका बॉडी मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो सेम फोर्स उधर से लगाएगी। जैसे अगर आपने 3 लगाया तो ये भी इस डायरेक्शन में 3 ही लगाएगी, तो 0 आ गया, बैलेंस हो गया, मूव नहीं करेगा। अगर आपने 4 लगाया तो ये भी 4 ही लगाएगी फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन अगर आपने 5 लगाया तो भी ये 5 ही लगाएगी, क्योंकि 5 तो ये लगा सकती है। लेकिन अगर आपने 6 लगा दिया तो ये हाईएस्ट अपना लगा देगी 5, क्योंकि ये 5 से ज्यादा लगा नहीं सकती, इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इतना ही है। तो 1 न्यूटन फोर्स इसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, वो आपके वाले डायरेक्शन में जिधर आप इसको पुश करना चाहते थे, तो ब्लॉक मूव कर जाएगी। कैसा लग रहा है आज का लेसन? कमेंट करिए, लेट मी नो। तो आई थिंक फ्रिक्शन आपको पता चल गया, सेल्फ एडजस्टेबल होता है ये भी पता चल गया, फ्रिक्शन का यूनिट भी न्यूटन होता है, और इतने इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बट डू यू नो 11th में फ्रिक्शन का एक अलग चैप्टर है। ओके, सो वहीं से मैंने आपको ये वाली बात बताई कि एक मैक्सिमम फ्रिक्शन की वो होती है मैग्नीट्यूड। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ए स्प्रिंग है हमारे सिलेबस में। सो सपोज स्प्रिंग कैसे बनाऊं मैं? ओके, दिस इज योर स्प्रिंग,
माफ करना अगर अच्छा नहीं लगा मेरा स्प्रिंग। ओके, तो आपने इसे पुश किया इधर से और इधर से। स्प्रिंग से तो हम खेलते हैं, ऐसे पुश करते हैं तो वो कॉम्प्रेस हो जाती है, मतलब उसकी साइज कम होगी, उसकी लेंथ कम होगी। अभी ये जब नॉर्मल है, जब आपने उसको टेबल पे रखा हुआ है तो उसको कोई फोर्स नहीं लग रही है, मतलब पुश और पुल टाइप की। तो ये लेंथ है इसकी L, और इस लेंथ को आप कहेंगे नेचुरल लेंथ। क्या कहेंगे? नेचुरल लेंथ। बट आपने इसे कॉम्प्रेस करने की कोशिश की, पुश किया, कॉम्प्रेस्ड स्ट्रिंग। तो अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। क्या याद रखनी है? तो एक बहुत ही मेन बात है कि स्प्रिंग ऑलवेज वो स्प्रिंग जो है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी जिससे उसकी लेंथ वापस रिवाइव हो सके, वापस वो लेंथ नेचुरल लेंथ में बदल सके। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए प्लीज। ओके, तो यहां पर मैंने इसे कॉम्प्रेस किया। क्या किया मैंने? इसे कॉम्प्रेस किया, यानी नेचुरल लेंथ में आने के लिए इसे ऐसे करना होगा, है ना। मैं इसको ऐसे था, इसको कॉम्प्रेस कर दिया है, तो नेचुरल लेंथ तो इसका इतना था, अभी इतना है, तो ये नेचुरल लेंथ नहीं है, ये कॉम्प्रेस्ड लेंथ है। तो आप इसे, स्प्रिंग कोशिश करेगी कि मैं नेचुरल लेंथ में आ सकूं, तो वो अपोजिट में फोर्स लगाएगी। ठीक है, टू द एंड्स, टुवर्ड्स द एंड्स। अब स्प्रिंग तो लंबा भी हो सकता है, आपको पता है। तो ये आपकी स्प्रिंग थी, नेचुरल लेंथ L पर, मगर आपने इसे लंबा कर दिया इतना x सेंटीमीटर और बढ़ा दिया। ओके, सो इसकी लेंथ बढ़ गई। अब मैंने आपको क्या बताया है? नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करती है, तो नेचुरल लेंथ तो इससे कम ही है, मतलब इसको ऐसे पुश करोगे तो नेचुरल लेंथ में आएगी, दिख रहा है, ऐसे पुश करोगे तो नेचुरल लेंथ में आएगी। तो अब ये अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स का भी बहुत काम आने वाला है आपको, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने क्या क्या डिस्कस किया स्प्रिंग फोर्स में? नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। स्ट्रेच्ड मतलब जब आपने उसे स्ट्रेच किया तो दैट इज स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, जब आपने उसे कॉम्प्रेस कर दिया तो वो है कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग। सॉरी अगर मैं स्ट्रिंग कह रहा था तो, क्योंकि ये तो आपको पता है ये स्प्रिंग है और स्ट्रिंग अभी हम पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिंग मीन्स नथिंग बट समथिंग लाइक an object tied to a string or a thread, nothing else. Okay, अब हम जानेंगे force exerted by a string, spring नहीं, STRING, string। तो स्ट्रिंग का मतलब कुछ नहीं है, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं और बात को खत्म करते हैं। जैसे कैसे एग्जांपल दूं मैं? जैसे ये एक अटैच्ड है, नॉट मूवेबल है, इससे आपने धागा लटकाया और इसमें एक स्टोन लटका दिया, स्टोन बांध दिया स्टोन को इस थ्रेड में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों साइड से फोर्स लगती है। अभी ये स्टोन मतलब बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम स्पेलिंग अगर गलत हो गई हो तो सॉरी। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस्ड फोर्स है, यहां पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि स्टोन मूव नहीं कर रही है। तो अगर स्टोन मूव नहीं कर रही है तो नीचे तो इस पर फोर्स लग ही रही है, देख सकते हैं आप, नीचे तो अर्थ इसको खींचेगा ही। तो जो स्टोन का मास है mg, तो ये आपको अभी नहीं पता है, मैं बताऊंगा, चिंता मत करिए। तो सपोज छोड़िए, नीचे कुछ खींचा जा रहा है इसको न्यूटन से, कुछ न्यूटन से। अब ऊपर की तरफ भी तो सेम से खींचा ही जाएगा। क्यों खींचा जाएगा? क्योंकि अगर ऊपर कोई फोर्स ना हो, नीचे खींच रहा हो आपको, तो आप तो नीचे ही चले जाएंगे ना। जैसे स्टोन अब थ्रेड में थोड़ी रहेगी, थ्रेड से नीचे आ जाएगी। लेकिन अब आप फील करिए, स्टोन वहीं पर है, इसका मतलब है कि थ्रेड भी स्टोन को खींचने की कोशिश कर रही है। तो जैसे
थ्रेड स्टोन को ऊपर की तरफ सेम एन से खींच रही है, सो दैट एन इज इक्वल टू एन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड सो दैट रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0 फॉर नो एक्सेलरेशन एंड नो मूवमेंट। क्लियर है? स्ट्रिंग फोर्स आपको पता चल गया, जहां पर दोनों तरफ से, क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा लगेगी ही, जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको ग्रेविटी नीचे खींचेगी, और जिस थ्रेड से, रोप से आपने उस ऑब्जेक्ट को पकड़ रखा होगा, लटका के रखा होगा, हैंग करके रखा होगा, वो थ्रेड रोप भी उसको ऊपर की तरफ खींचेगी। अब उसके बाद आपको पढ़ना है वेट, बट आई थिंक आपको वेट अभी नहीं पढ़ना चाहिए। मैं वेट की डिफिनीशन बता देता हूं, वेट क्या होती है, बट मैं ये नहीं बताऊंगा कि W इज इक्वल टू mg, मैं ये आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि फोर्स इज इक्वल टू ma। सो फॉरगेट दीज थिंग्स। अगर आपको बुक में भी दी जा रही है तो अभी उसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो अगले वीडियो में हम, मतलब जब डिराइव करेंगे फोर्स के फॉर्मूले को, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? सो नाउ हमें डिस्कस करना है वेट। तो वेट जो है, जैसे अर्थ आप पर एक फोर्स लगा रही है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अर्थ का ये है सेंटर, टुवर्ड्स इट्स सेंटर ये एक फोर्स लगा रही है, आप हैं यहां पर, तो आपको अर्थ अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है। एम आई क्लियर? एम आई राइट? ओके। तो अगर आप यहां भी खड़े हैं तो अर्थ आपको सेंटर की तरफ पुल कर रही है। अगर आप यहां भी खड़े हैं तो सेंटर की तरफ पुल कर रही है। अगर आप यहां भी खड़े हैं तो भी आपको सेंटर की तरफ पुल कर रही है। अर्थ आपको ऑलवेज सेंटर की तरफ ही पुल कर रही है। तो पुल कर रही है, और आपने पढ़ा था कि पुश और पुल इज फोर्स, पढ़ा था ना? तो यहां तो पुल है तो फोर्स नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। और उसी को हम कहते हैं ग्रेविटी, और इसे हम कहते हैं फोर्स exerted by earth towards its center। और एक ग्रेविटेशन भी आपको पढ़ना है, तो सो डोंट वरी, वी विल लर्न दैट। फोर्स exerted by earth towards its center is known as gravity। ओके, सो दिस इज ग्रेविटी, और इसी फोर्स को हम मेजर करते हैं तो हम कहते हैं वेट। जब भी आपसे कोई पूछे आपका वेट, तो आप अपना मास बताते हैं, वेट नहीं। वेट अगर आप बताएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये सब भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। और वेट मींस एक टाइप ऑफ फोर्स, और वेट होता है न्यूटन में, नॉट इन केजीज। वेट होता है न्यूटन में। ओके, सो आज का यही रहने देते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं टाइम बहुत हो गया है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मैं आपको समझा नहीं पाया, अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन मुझे तो लगता है कि हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया और आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से पता चल गया होगा कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, एवरीथिंग। और साइंस का मतलब ही होता है टू नो। तो आपको सब पता चल गया फोर्स के बारे में, फोर्स का बायोडेटा पता चल गया, एवरीथिंग। तो आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट लेसन। सो बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं तो लेक्चर 2 यहीं पर है, आप देख सकते हैं।